नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में कानूनी जानकारी देंगे। खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के लिए कि अगर आपका खाद्य सुरक्षा कानून पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 एक और नंबर है 0120612793 परमानंद जी, सीधा अब आपके पास आती हूँ क्योंकि बड़े सवाल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कैसे लागू किया जाता है? भटनागर जी, ये जो कानून है इसको आप कह सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जी एक इस कानून का नाम है और ये 2013 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य है कि जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उनको अन्न मुहैया कराया जाए, उनको उनके लिए अनाज की उपलब्धता कराई जाए। इस कानून के तहत इसमें 2013 में 2020 में जब पेंडेमिक आया था, जब कोरोना का काल था, तो उस दौरान और भी एक चीज जोड़ दी गई। उसमें यह जोड़ दिया गया कि हर परिवार के, ऐसे परिवार के हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज जो है वो फ्री दिया जाएगा, पैसा भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद का अनाज का जो है उनको दिया जाएगा 35 किलो तक, और 35 किलो अनाज में ऐसा रखा जाएगा कि अगर चावल लेते हैं वो 3 रुपये किलो है, गेहूं लेते हैं तो 2 रुपया किलो, या कोई और कोर्स ग्रेन माने मोटा अनाज लेते हैं तो 1 रुपया किलो के हिसाब से लिया जाए। इस योजना का खास उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने कैलोरी से वंचित न रहने पाए, उसको भोजन के बारे में न तरसना पड़े, वो भूखा न मरने पाए, ऐसी ये इसका उद्देश्य है। ये योजना चलाई जाने का मतलब यह है कि हम भारत ऐसा एक देश हो गया है जिस देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी स्थिति में रहेगा, उसको भोजन तो इतना जरूर मिलेगा कि वह भूखों नहीं मरेगा। यही इस योजना का खास उद्देश्य है। बिल्कुल। और इस अधिनियम के तहत कौन से लाभार्थी आते हैं और अधिनियम के तहत कौन से परिवार और व्यक्ति लाभार्थी के रूप में पात्र हैं? आपने ये बहुत अच्छी सवाल किया, क्योंकि योजना चल पड़ी है और लोग कह रहे हैं कि अब योजना चली तो जो लाभार्थी होते हैं कई बार वो वंचित रह जाते हैं और दूसरे लोग इसको ले जाते हैं। जी। तो इसमें लाभार्थी का तात्पर्य है कि ऐसा परिवार जो वाकई पीड़ित है, जो सचमुच वो इस स्थिति में नहीं है, कोई अनाज खरीद के या अन्न पैदा नहीं उसके खेत में हो रहा है कि वो कर सकता है, तो लाभार्थी के रूप में केवल वंचित तबके के लोग हैं जिनको की अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो इसको इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में एक चीज खास तौर पर यह है कि इस योजना में 75% लोगों को शहरों में कवर किया गया है और 50% लोग जो है ये गाँव के रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, जिनको इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। और लाभार्थी जो होंगे ये कौन होंगे, इसका आकलन करने का काम राज्य सरकार का होता है, अनाज देने का काम ये केंद्र सरकार का होगा, लेकिन जो लाभार्थी होंगे जिनको मिलेगा वो कौन लोग पाएंगे इसके बारे में तय करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार ही बताएगी कि कौन लोग इस चीज के हकदार हैं, कौन लोग इसके पात्र हैं और कौन लोग इसके पात्र नहीं हैं। जिन लोगों को राज्य सरकार ये बता देगी उन लोगों को ये मिलेगा। अब देखिए कि भारत में 80 करोड़ लोग 4-5 वर्षों से लगातार मुफ्त का अनाज मिल रहे हैं, खा रहे हैं, मिल रहा है सबको, क्योंकि वो गरीब तबके से आते हैं प्रति व्यक्ति। अब इस योजना को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और वो लोग 5 किलो अनाज उनको मिलता, 5 किलोग्राम अनाज मिलता रहेगा।
उसके अलावा 35 किलोग्राम अनाज उनको उस योजना के तहत मिलेगा। उसको कहते हैं प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास, वो ग्रामीण योजना जो है, जिससे अन्न की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, उसके तहत उनको 35 किलोग्राम का अनाज मिलता रहेगा। ये इस योजना के लाभार्थी लोग होते हैं। जी, और इस अधिनियम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है और इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे जरूरी चीज तो होती है कि कोई भी अधिनियम कानून आपने बनाया, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं है तो उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। इस नाते इसके पारदर्शिता को सुनिश्चित कराने के लिए रखा जाता है कि आप एक सेल ऐसी बनाए जिसको बार बार उस चीज को देखे, इस बार समय समय पर उस चीज की निगरानी करता रहे। और ये निगरानी केवल एक से नहीं, ये केंद्र सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से करते हैं, इस चीज को देखते हैं। और प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत इस चीज को, अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसकी जांच पड़ताल की जाती है। और ये छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक इसकी जांच की जाती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वही लोग इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं जो इसके हकदार हैं, जिनको ये मिलना चाहिए। ऐसे लोग न ले जाएं जो कि हकदार नहीं है। पहले क्या होता था, पहले आप देख लीजिए कि पहले राशन और कोटा लाइसेंस परमिट राज जिसके बारे में कहा जाता है, उसमें होता था कि ऐसे लोग अनाज को ले जाते थे जो हकदार लोग होते थे, उनको तो अनाज मिलता ही नहीं था। जो उसके लिए नहीं होते थे वो ले जाकर के ब्लैक में बेचते थे। अब इस स्थिति को नहीं किया गया, इसको पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। और डिजिटल बनाने का है कि जब तक जाकर के उस पर कोई व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करेगा और उसका डिजिटल सिग्नेचर उससे मेल नहीं करता है, तब तक उसको अनाज नहीं दिया जाएगा। ये खास तौर पर, ये आप इस चीज को टेक्नोलॉजी का विकास कह सकती हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस चीज को सुदृढ़ कर दिया है कि कम से कम वही व्यक्ति पाएगा जो इसका हकदार है, और दूसरा व्यक्ति बना करके नहीं ले जाएगा, चकमा दे करके नहीं ले जाएगा, दूसरे की ठगी और बेईमानी नहीं करने पाएगा। यही खास तौर पर इस योजना के आप समझ सकते हैं विशेषता। बिल्कुल। और अधिनियम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे लागू किए जाते हैं इसे? देखिए, ये इस योजना का खास उद्देश्य भी है कि वीमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं का एक सशक्तिकरण होना चाहिए। और सशक्तिकरण के लिहाज से ही इसमें दो चीजें मैं बता दूं। सशक्तिकरण में ही एक खास चीज ये है कि महिला जो 18 वर्ष से अधिक की है, परिवार में मान लीजिए रह रही है, और मान लीजिए 15 साल 14 साल की लड़कियां रह रही हैं, तो उनको तो नहीं, लेकिन उस परिवार में अगर कोई 18 साल से ऊपर की महिला होगी तो वही उसका होल्डर होगी, कार्ड होल्डर होगी इस चीज को। अब ये चीज देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक निश्चित कैलोरी की मात्रा मिलनी चाहिए, जिससे वो सही बच्चे को जन्म दे सकें, जिससे उनका बच्चा आने वाला जो है वो फ्यूचर जनरेशन है, वो हमारी अगली पीढ़ी है। उस अगली पीढ़ी के लिए जब तक माँ कायदे से भोजन नहीं पाएगी, तब तक वो कैसे अच्छा बच्चा पैदा कर सकेगी। इसी नाते वैसी महिलाओं को कम से कम कहते हैं कि 12 से 15 ग्राम तक उसको प्रोटीन की मात्रा मिलनी चाहिए। इसी नाते ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनको वो मात्रा मिलती रहे। ये इसके अलावा और बच्चों के लिए भी, जो बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, वो उसमें ये उनके लिए कि मान लीजिए इस वर्ष से इतने वर्ष तक के बच्चे हैं तो उनको भोजन फ्री दिया जाता है। और अगर मान लीजिए उसके ऊपर के हैं तो उसमें उनको राशन कार्ड के माध्यम से ही वो चीज मुहैया कराई जाती है। और एक चीज और ध्यान में रखने के लिए, लैक्टेटिंग मदर, ऐसी माताएं जो दूध पिला रही हैं, अगर मान लीजिए वो बच्चे, वैसी माओं को ठीक से खाना नहीं मिलेगा, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में उनको विटामिन और प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो बच्चे को दूध ठीक से नहीं पिला पाएंगी, और बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगी तो बच्चा कुपोषित रह जाएगा। इस नाते इस योजना के तहत ये खास ध्यान रखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल ठीक से की जाए, और ऐसी माताएं हैं जो कि दूध पिला रही हैं, बच्चों को दूध दे रही हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए खास ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ने पाए।
बिल्कुल, इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या कोई तंत्र है? कि निगरानी और मूल्यांकन का तो ये है कि अगर आप कोई योजना चला रहे हैं हम्म। और उस योजना की निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है तो निश्चित तौर पर उस योजना में कोई न कोई कमी आ जाने की संभावना बनी रहती है। इस नाते इसकी निगरानी के लिए 2-3 एजेंसीज होती हैं जो इस चीज को देखती हैं। एक तो पहला तो फूड कॉर्पोरेशन देखता है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को देखते हैं और तीसरा यह है कि जो जनपद के स्तर पर और लोकल लेवल पर जो है उनके अधिकारी होते हैं जो इस चीज को सुनिश्चित कराते हैं कि आपकी योजना ठीक ढंग से चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है। अगर उस योजना में कहीं किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कोई करप्शन की बात आ रही है तो उसको दूर कराने की जरूरत होती है और कोई शिकायत अगर करता है तो शिकायत का पूरी तरह से निवारण किया जाना चाहिए कि ये शिकायत आखिर क्यों आ रही है, क्यों इस ढंग से ग्रीवांस होती है जिसको जाकर के कोई आदमी बता सकता है कि हमारी ये ग्रीवांस है, यहाँ पर हमारे साथ ये किया जा रहा है और कम अनाज दिया जा रहा है या अधिक अनाज दिया जा रहा है और केवल किसी तरह का खास अनाज लेने के लिए हमको बाध्य किया जा रहा है। इस सारी चीजों के प्रति एक तरह का ट्रांसपेरेंसी की जाती है, आपको सही साफ बताया जा, पारदर्शिता मेंटेन की जाती है, तभी जाकर के ये ठीक ढंग से लागू किया। इसके लिए जगह जगह पर 3-4 एजेंसीज होती है जो इस प्रोग्राम को देखती है। आपके पास आती हूँ और अब सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे सुनिश्चित किया जाता है? वास्तव में खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है इसमें खाद्य सुरक्षा का ही खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इसमें यही ध्यान रखा जाता है कि जो वंचित लोग हैं वैसे तबके के लोग जिनको की पूरा तरह से अन्न नहीं मिल पाता है उसी नाते इस योजना को अच्छा इसमें 2-3 योजनाएं चल रही। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में एक तो एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 2-3 योजनाओं को मिला करके इस पर ध्यान रखा जाता है। इस अधिनियम के तहत इन 2-3 योजनाओं को शामिल किया गया है और इसी में सबसे जरूरी चीज है जैसे अंत्योदय आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, तो अंत्योदय का मतलब है जो सबसे लाइन बनी हुई है, मान लीजिए एक कतार बनी हुई, कतार में जो अंतिम जगह पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो अंत्योदय अंत के आता है। तो अंत्योदय वैसे व्यक्ति जो कतार में आखिरी जगह पर खड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए ये काम किया गया है, उनके लिए ही रखा गया है कि ये इस चीज का योजना का लाभ ले और लाभ लेकर के फिर आगे बढ़े, उनका किसी तरह से स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए स्वास्थ्य खराब हो जाता है और ऐसे बहुत सारे लोगों का 80 करोड़ लोगों का अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो ये तो अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा, वो चिकित्सा नहीं करा पाएंगे, वो पूरी तरह से पूरी इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी। इसी नाते इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था भी मेंटेन रखा जाए और उनको सबसे जरूरी चीज है कि अन्न दिया जाए और अन्न देने के कारण ही उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी वो आगे काम कर सकेंगे। इस नाते इसका ये खास तौर पर ध्यान रखा जाता है और इसमें जो ये जो एक्ट है, जो कानून है, ये सुरक्षा अधिनियम, इसमें 2-3 एजेंसीज को मिला दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको शामिल किया गया है और अंत्योदय अन्न योजना, 2 योजनाओं को खास तौर पर रखा गया है, तभी इसको सफल बनाया जा सकता है और बनाया गया है। बिल्कुल। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि TDPS की भूमिका क्या है, अधिनियम के तहत कैसे काम करती है ये? देखिए लक्षित, जब आपने TDPS शब्द लगा दिया तो इसका तात्पर्य है कि कोई टारगेटेड ग्रुप है जो जिसका टारगेट आपने फिक्स किया है, लक्ष्य उसके ऊपर रखा गया है कि वह आदमी आएगा, वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा इस लक्ष्य के तहत। और TDPS का ही लक्ष्य होता है कि ये चीज को सुनिश्चित कराया जाए कि जो लक्षित लोग हैं जिन पर एक तरह से वो हमारे दायरे में आते हैं और कि ये लोग व्यक्ति आ जा रहे हैं और उन पर ये इस योजना को लागू किया जाए और वही लोग लाभ ले सकें, दूसरे लोग लाभ ले सकें। जैसे अब भारत की आबादी इस ढंग से कही जा रही है कि 140 करोड़ है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कार्ड राशन दिए जा रहे हैं और 15 से 20 करोड़ लोग और भी
आ रहे हैं, TDPS के तहत आ रहे हैं। तो कुल 100 करोड़ लोगों के करीब इन लोगों को लाभ मिल जा रहा है। 40 करोड़ लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया है कि वो लोग सक्षम लोग हैं और सक्षम लोगों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी नाते कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है, वो हमारे टारगेट ग्रुप में आता है, उस टारगेट ग्रुप को ही रखा जाए, बाकी लोगों को इससे बाहर रखा जाए। तो 140 करोड़ की आबादी में आजकल स्थिति यह है कि 80 करोड़ को तो निश्चित तौर पर खाना वो मिल ही रहा है 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। और उसके अलावा 20 करोड़ लोग और हैं जो लक्षित ये टारगेटेड ग्रुप में आते हैं, और 40 करोड़ लोगों को रखा जाता है कि आप जो है चूंकि सक्षम है इस नाते आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। ये TDPS के माध्यम से इनको लाभ इसमें जी। और अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका क्या है, कैसे सहयोग करते हैं? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि राज्य सरकारें क्या करेंगे। देखिए, अन्न उपलब्ध कराने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ, माने केंद्र सरकार का हुआ, लेकिन राज्य सरकारों का काम होता है इसका वितरण कराना। जी। हाँ, किस राशन कार्ड जो कोटा है जिसका कहाँ भेजा जाएगा और कितने लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं, इस काम को करने के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार ही इस बात को चिन्हित करेगी कि कौन लोग इस योजना का लाभ या फायदा उठाने के हकदार हैं। वही राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम नहीं। केंद्र सरकार तो अपने यहाँ से अन्न उपलब्ध कराते हैं, अनाज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसको कैसे और किनके बीच में वितरित किया जाए ये काम पूरा राज्य सरकार का होता है। इसी नाते ये योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से ही सफलीभूत हो सकती है और ये सफल हो रही है। सफल होने के पीछे राज्य सरकारों का पूरी तरह से योगदान है, क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि कोई भी गरीब व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहने पाए। इसी नाते ये योजना सफल हो रही है। बिल्कुल परमानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।